हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम का जो सेकंड पार्ट है, दैट मीन्स कि कुछ फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं एंड कुछ इनहिबिटर्स जिसके बेसिस पे कुछ डिफरेंट टाइप के इनहिबिशन प्रोसेस जो है उसको। इससे पहले जो वीडियो था जिसमें हमने पार्ट 1 कवर किया है एंजाइम का, क्योंकि एंजाइम जो है वो बहुत अच्छा खासा बड़ा बायोमॉलिक्यूल है, एक पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ना थोड़ा हेक्टिक सा हो जाता है, इसलिए इसको 2 पार्ट में मैंने कवर किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो पार्ट 1 जो है उसमें हमने बेसिक समझा कि एक्चुअल में एंजाइम्स क्या होते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद उसमें कुछ हाइपोथेसिस जो है, लॉक एंड की, इंड्यूस फिट मॉडल, उस क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। सो ये इतना सारा हम पर्टिकुलर सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई होप कि वो वीडियो देखा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कुछ भी क्वेरी रहती है या नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सो आज का जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे कुछ फैक्टर्स के बारे में, उसके बाद इनहिबिशन प्रोसेस जो होता है उसके बारे में, और उसी के साथ ये जो बहुत ही बड़ा जो चैप्टर था बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना था, वो हो जाएगा हमारा फिनिश। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स। सो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको कुछ फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है, या फिर हम बोले कि पीएच, उसके बाद कुछ एंजाइम की कंसंट्रेशन है, या फिर सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है। सो ये कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते, अफेक्ट करते हैं। और हम पहला जो वीडियो था जिसमें हमने बेसिक से एडवांस की तरफ मूव किया था, तो वहाँ पर हम ये देख चुके हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो सब के सब क्या होते हैं भाई, प्रोटीन्स ही तो होती हैं। अगर हम प्रोटीन को समझ के चल रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है, उससे उसका जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, पीएच जो है वो उससे भी डिस्टर्ब होता है। तो उसी तरीके से एंजाइम्स पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, पीएच का, कंसंट्रेशन का। तो सबसे फर्स्ट जो फैक्टर है वो है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, अब चाहे कोई भी एंजाइम हो या फिर प्रोटीन को लेकर चल रहे हैं तो क्या होता है कि ये इनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री होता है। उसी तरीके से एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर, दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये बहुत अच्छे से काम करेंगे, रिएक्शंस को कैटलाइज करेंगे। तो एंजाइम्स का जो वर्किंग ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 25 से 40 डिग्री सेल्सियस, 25 to 40 डिग्री सेल्सियस। सो इस वाली पर्टिकुलर रेंज में एंजाइम्स जो है वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। अगर यदि ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम का, अगर इससे लो किया टेम्परेचर, तो ये जो एंजाइम है वो क्या होंगे, वो इनएक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, अगर यदि फॉर एग्जांपल लो की जगह हमने इसको बहुत हाई कर दिया, हाई करने पे क्या होगा कि जो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर है उसका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा और वो डीनेचर हो जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर प्रोटीन्स जो हैं वो डीनेचर हो जाती हैं। सो अगर यदि टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा कर दिया या फिर ज़्यादा दे दिया किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को, तो उसमें जो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, वो डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है उसी पर बेस्ट वर्क करता है कोई भी एंजाइम हो वो। यहाँ पर यही फर्स्ट फैक्टर के बारे में बताया गया है। सो इसमें देख लेते हैं कि टेम्परेचर जो है, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं टेम्परेचर। एंजाइम वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जो है वो 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इफ़ टेम्परेचर इज लोअर देन ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर यदि ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इससे कम कर दिया तो एंजाइम क्या होगा, एंजाइम इनएक्टिव हो सकता है। और अगर यदि हाई कर दिया टेम्परेचर तो एंजाइम क्या होगा, वो डीनेचर हो जाएगा। उसका जो फंक्शन करने की जो कैपेसिटी है, जो फंक्शनैलिटी
मोबिलिटी होती है वही लूज़ हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। सो उसको हम बोलते हैं कि अगर यदि हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पर वो एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। अब ये ऐसा नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल 25 से 40 है, अगर हमने लो में किया, अगर यदि हम 24 कर दे रहे हैं, ठीक है, लो पर, या फिर हाई कर रहे हैं तो इसको 40 से 41 कर दिया तो ये एंजाइम इनएक्टिव डीनेचर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। उसमें भी जो राइज और जो लो करने का प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से रिलेट करता है। अगर यदि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया जा रहा है टेम्परेचर, तो जो रिएक्शन एक्टिविटी है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है, रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाती है। सो सडन अगर इंक्रीज किया है, सडन डिक्रीज किया है, उस केस में इनएक्टिव और डीनेचर का प्रोसेस देखने को मिलता है। अगर यदि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया जा रहा है टेम्परेचर में, तो इस तरीके के प्रोसेस में क्या होता है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है या फिर रिएक्शन वेलोसिटी है वो डबल हो जाती है, ना कि पूरी बर्बाद हो जाती है। आई होप कि फर्स्ट फैक्टर जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर यदि हम इसमें ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर दो पैरामीटर हैं, एक टेम्परेचर है, एक है एंजाइम एक्टिविटी, या फिर इसको हम रिएक्शन वेलोसिटी के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ये जो प्लॉट किया है ग्राफ, ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। कोई भी एंजाइम है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मीन्स कि इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वो अपना फुल वर्क जो है, फुल एफिशिएंसी के साथ रिएक्शन जो है उसको कैटलाइज कर रहा होगा। उसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट फैक्टर पर, जो कि है पीएच। अब जैसे टेम्परेचर में हमने देखा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है उसकी एक रेंज है 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक रेंज है एंजाइम की। इस रेंज में बहुत अच्छे से काम करेंगे। लेकिन पीएच के केस में क्या होता है कि जितने भी डिफरेंट टाइप के एंजाइम हैं, ठीक है, तो उनका जो काम करने का पीएच है वो डिफरेंट होता है हर एक एंजाइम का। इसमें कोई ऑप्टिमम पीएच रेंज नहीं होती है कि इसी पर्टिकुलर रेंज पर एसिडिक रेंज है या बेसिक रेंज है या फिर न्यूट्रल के आसपास की रेंज है, तो इस ऑप्टिमम रेंज पर ही अच्छे काम करेंगे। सो इस तरीके का कोई क्राइटेरिया नहीं देखा जाता है पीएच के कॉन्सेप्ट को लेकर। सो इसमें क्या होता है, पीएच में क्या होता है, ईच एंजाइम हैज़ एन ऑप्टिमम पीएच रेंज। हर एक एंजाइम जो है उसकी खुद की इंडिविजुअल ऑप्टिमम पीएच रेंज होती है। अगर यदि उसको चेंज किया जाए, चेंजिंग द पीएच आउटसाइड ऑफ दिस रेंज, जो एंजाइम की अपनी खुद की इंडिविजुअल ऑप्टिमम पीएच रेंज है, अगर यदि उससे बियॉन्ड उसको चेंज किया जाए तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या होगी, स्लो हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक एंजाइम है हमारे पास पेप्सिन, ठीक, पेप्सिन जो है इसका जो ऑप्टिमम पीएच रेंज है जिस पर ये बहुत अच्छे से काम करता है वो क्या है, pH 2। और एक और अदर एंजाइम है हमारे पास एमाइलेज। एमाइलेज जो है इसका जो ऑप्टिमम पीएच रेंज है ये क्या है, 6.8। अब ये नहीं कह सकते कि हर एंजाइम जो है वो 2 से 7 की जो रेंज है इस पे काम कर रहा है। अब बीच के कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जो कि 3 pH पर या 4 pH पर, या फिर बहुत से ऐसे एंजाइम होंगे जो अबव 7 pH पर, या फिर बहुत से ऐसे एंजाइम होंगे जो बिलो 2 जो pH है उससे भी बिलो पर अच्छे से काम कर रहे होंगे। तो हर एक एंजाइम का इंडिविजुअली अपना खुद का ऑप्टिमम pH रेंज होता है। अगर यदि उसके ऑप्टिमम pH रेंज को चेंज किया जाए या उसमें कुछ डिस्टर्बेंस किया जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाती है। सो इस तरीके से पीएच जो है एंजाइम की एक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है थर्ड फैक्टर जिसमें हम बात करते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन की। अब एंजाइम की कंसंट्रेशन से क्या हम समझ में आता है कि अगर यदि एंजाइम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है एंजाइम की,
तो जब एंजाइम की कंसंट्रेशन हाई है तो ये क्या करेगा, रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन जो कैटेलाइज हो रही है वो इंक्रीज हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई भी एक रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें हमारे पास 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें हमने ऐड कर दिए 50 एंजाइम मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा, सिर्फ 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं, 50 एंजाइम मॉलिक्यूल हमने किसी रिएक्शन मिक्सचर में ऐड कर दिए, तो वहाँ पर एंजाइम क्या होगा, बहुत सारे हैं। तो इस एंजाइम से जो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा बहुत जल्दी से बाइंड कर जाएगा और स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन कब तक होगी, एक पर्टिकुलर, एक सर्टेन पॉइंट तक। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर जो है यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड है, 10 सबस्ट्रेट है। जब 10 के 10 सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग हो जाएगी तो उसके बाद एंजाइम किसके साथ बाइंड करेगा, नहीं बाइंड कर पाएगा। तो एक सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन टाइम तक ही ये रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट चलती है, उसके बाद क्या होता है कि स्टॉप हो जाती है। सो एंजाइम कंसंट्रेशन से क्या होता है कि इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन, जब एंजाइम की कंसंट्रेशन हाई है या फिर इंक्रीज करते हैं तो ये क्या करता है, स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को। रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन जो कैटेलाइज हो रही है उसको भी बहुत बढ़ा देता है, बहुत फास्ट कर देता है। कब तक? एज लॉन्ग एज देयर इज सबस्ट्रेट अवेलेबल। जब तक सबस्ट्रेट अवेलेबल है बाइंडिंग के लिए तब तक तो ये उसकी स्पीड को बहुत फास्ट कर देगा और उसके बाद क्या होगा, फिर रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। सो इस तरीके से एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो भी एक फैक्टर है कि एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है। उसके बाद आता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। सो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फैक्टर है, बिल्कुल एंजाइम्स कंसंट्रेशन जो है उसके जैसे ही काम करता है। अब इसमें क्या है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को अगर यदि इंक्रीज किया जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक सर्टेन पॉइंट तक इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा, स्टैटिक हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो इसमें इसी तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जैसा एंजाइम की कंसंट्रेशन में था कि एक रिएक्शन मिक्सचर है हमारे पास, इसमें हमारे पास 50 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें इस रिएक्शन में हमने ऐड किए 100 एंजाइम मॉलिक्यूल्स। अब जो 50 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं ये जब 50 एंजाइम मॉलिक्यूल्स से बाइंड करेंगे उस टाइम तक तो क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट चल रही होगी, रिएक्शन रेट जो है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। उसके बाद जब 50 की बाइंडिंग हो जाएगी तो क्या होगा कि कोई सबस्ट्रेट और एंजाइम मॉलिक्यूल अवेलेबल ही नहीं है बाइंडिंग के लिए, तो ये क्या होगी, स्टैटिक हो जाएगी, रुक जाएगी रिएक्शन। सो ग्राफ को इसी तरीके से हम समझते हैं कि हमारे पास जब भी हम कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास एक तो हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। दूसरा क्या है, हमारे पास रिएक्शन की वेलोसिटी, रिएक्शन जो कैटेलाइज हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको मेज़र करना है हमें, ठीक। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जैसे ही हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स थे, तो जब 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की बाइंडिंग हो रही है एंजाइम के साथ तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट चल रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड हो गए, अब उसके बाद कोई भी अवेलेबल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं है, तो क्या होगा, ये रिएक्शन जो है इस तरीके से स्टैटिक हो जाएगी, रुक जाएगी। तो जब जहाँ पर अवेलेबल हैं सबस्ट्रेट एंजाइम मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग के लिए वहाँ तक तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट चली, तो ये जो रिएक्शन जहाँ तक बहुत फास्ट चली इस चीज़ को हम किस से जानते हैं, यहाँ पर देखा जाता है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है या रिएक्शन वेलोसिटी है ये क्या है, मैक्सिमम है, जिसको हम वी मैक्स के नाम से जानते हैं। सो वी मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी किसी भी रिएक्शन की। उसके बाद ये मेज़र किया जाता है कि ये जो वी मैक्स है इसका हाफ टाइम कहाँ पर है, मीन्स 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में 50 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स किस टाइम पर आकर बाइंड कर रहे थे, तो यहाँ पर अप्रॉक्स हम मेज़र कर सकते हैं कि ये क्या है, इसका हाफ वेलोसिटी है।
वी मैक्स बाय 2। और ये जो होता है हाफ वेलोसिटी जो होती है वहाँ पर एक पैरामीटर, एक कांस्टेंट पैरामीटर आता है जिसको हम km के नाम से जानते हैं। km जो है उसको हम माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो km है ये क्या होता है, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन होती है जब रिएक्शन वेलोसिटी हाफ होती है। सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन, कहने का मतलब ये हो गया कि जब हाफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, कितने, एक रिएक्शन में 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास, तो उस में से हाफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की जब बाइंडिंग हो जाती है तो उस टाइम पर जो हमारे पास ग्राफ मिलता है उसको, उसमें जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है उसको हम km के नाम से जानते हैं। सो ये इस तरीके से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से रिलेटेड ग्राफ प्लॉट होता है, जो कि इनहिबिशन आगे हम देखेंगे वहाँ पर भी ये ग्राफ अप्लाई होगा, जिससे कि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। अगर यहाँ पर नहीं क्लियर होता है इस ग्राफ का कॉन्सेप्ट तो आगे भी समझ में नहीं आएगा, जिसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास एक रिएक्शन मिक्सचर है इस तरीके से। ये कोई रिएक्शन मिक्सचर है हमारे पास, इसमें हमारे पास है 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, मींस कंसंट्रेशन जो है सबस्ट्रेट की वो 100 है। अब इसमें क्या होगा कि हमने कोई एंजाइम जो है, ये जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है इसी की बाइंडिंग से रिलेटेड एंजाइम जो है उसको ऐड किया। जैसे ही एंजाइम ऐड किया रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ से ये रिएक्शन चलना शुरू हुई, रिएक्शन चल रही है, यहाँ पर आकर हाफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड कर गए, मींस 50 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंड कर गए। उसके बाद बचे 50, यहाँ पर आकर 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग हो गई। जब यहाँ पर आकर सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग हो गई तो ये रिएक्शन इस तरीके से क्या होगी, स्टैटिक हो जाएगी। तो जहाँ पर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर सारे के सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग हो जाती है वो कहलाती है रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसको हम वी मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर हाफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाते हैं वो क्या हो जाता है 1/2 वी मैक्स, या फिर इसको हम वी मैक्स बाय 2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जहाँ पर हाफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंड कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास एक कांस्टेंट पैरामीटर होता है जिसको हम km के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से km क्या है, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जहाँ पर रिएक्शन वेलोसिटी हाफ होती है, मींस कि हाफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंड कर चुके होते हैं, वो कांस्टेंट होता है km, जिसको हम माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। सो ये थे 4 फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। आई होप कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद आता है एंजाइमेटिक इनहिबिशन। अब इनहिबिशन में क्या होता है कि यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर इनहिबिटर होता है जो कि एक बायोमॉलिक्यूल ही होता है, लेकिन ये क्या करता है, जो एंजाइम की एक्टिव साइड होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है, उस सबस्ट्रेट बाइंडिंग जो साइट है उसका जैसा स्ट्रक्चर होता है उसी के जैसा स्ट्रक्चर का होता है, बहरूपिया बोल सकते हैं हम, और उससे सबस्ट्रेट को बाइंड ना करने देता है, खुद बाइंड कर जाता है। और जब सबस्ट्रेट की जगह पर कोई इनहिबिटर मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएगा तो रिएक्शन जो है वो कैटलाइज्ड ही नहीं होगी, रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। सो ये जो इनहिबिशन होता है, इसमें जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है जो कि एक बायोकेमिकल होता है, बायोमॉलिक्यूल ही होता है, तो उसके बेसिस पर ये कितने टाइप का इनहिबिशन होता है। सो इनहिबिटर जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी हो सकता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी हो सकता है, एक को हम मॉड्यूलेटर और फीडबैक इनहिबिटर के नाम से भी जानते हैं। ये 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये इनहिबिटर्स जो होता है ये क्या होता है। मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू द एंजाइम एंड शट्स ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी। अब इसका कहने का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक हमारा एंजाइम है, इसकी ये जो साइट है ये क्या है, ये एक्टिव साइट कहलाती है एंजाइम की, एक्टिव साइट, जहाँ पर आकर
सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करता है। सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। यहाँ पर आकर सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करेगा। इस तरीके से शेप है एक्टिव साइट की, तो इसी शेप का हमारे पास क्या होगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा। जब सबस्ट्रेट और एंजाइम नॉर्मल रिएक्शन में प्रेजेंट है, कोई भी किसी भी टाइप का इनहिबिटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो क्या होगा कि यहाँ पर इस तरीके से आकर ये जो है सबस्ट्रेट यहाँ पर इस तरीके से आकर बाइंड हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद ये रिएक्शन चलेगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, एंजाइम एंड प्रोडक्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो बनेगा। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन होता है। लेकिन अगर यदि कोई इनहिबिटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुआ, ठीक है, तो ये जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है, ये जो एक्टिव साइट है, बिल्कुल सेम इसी की तरीके का स्ट्रक्चर जो है उसका होता है, बहरूपिया होता है। और ये क्या करता है कि सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देता, और इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो होता है वो खुद आकर यहाँ पर बाइंड कर जाता। और जब एंजाइम प्लस इनहिबिटर का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्या किसी भी तरीके का प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो इस तरीके से इनहिबिटर्स जो होते हैं उसके बेसिस पर ये जो एंजाइम इनहिबिशन का प्रोसेस है वो 3 टाइप का होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, मॉड्यूलेटर या फिर फीडबैक इनहिबिटर्स, जो कि हम 1 बाय 1 कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो इनहिबिशन का प्रोसेस है उसमें आता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि जब हम किसी भी, जैसे कि नीट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। सब बच्चे जो हैं वो एक सोर्स से मे बी पढ़ रहे होंगे या फिर अलग अलग सोर्स से पढ़ रहे होंगे, लेकिन सिलेबस क्या है, सिलेबस तो सेम है, चाहे वो CBSE बोर्ड का बच्चा हो, ICSE बोर्ड का हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड का हो। लेकिन नीट का जो सिलेबस है वो तो सबके लिए सेम है ना। और फिर क्या होगा कि सारे के सारे बच्चे उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन करने के बाद एग्ज़ाम भी सबका सेम आएगा, लेकिन वहाँ पर वही बच्चा सेलेक्ट होगा जो कि अच्छे से compete कर पाएगा। सो इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है, इसमें क्या होता है, इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर है हमारा सबस्ट्रेट का, ये स्ट्रक्चर है हमारा इनहिबिटर का, दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर स्ट्रक्चर है, बस आउटर जो रीजन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है उसका सबस्ट्रेट से। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में दोनों के दोनों ही सबस्ट्रेट और इनहिबिटर बाइंड करना चाहते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट पर, लेकिन इसमें क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो है उसकी बाइंडिंग को रोक देता है इनहिबिटर। इनहिबिटर जाकर इससे बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बाद का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा कि यहाँ पर हमारा ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल आकर बाइंड कर गया। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या बना, एंजाइम प्लस इनहिबिटर। अब जब इनहिबिटर बाइंड कर गया है तो किसी भी तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से compete करता है फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करने के लिए सबस्ट्रेट से क्या करता है, ये compete करता है इनहिबिटर। ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है इसको हम रिवर्सिबल इनहिबिटर या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इनहिबिटर तो यहाँ पर बाइंड कर रहा है, क्या हम इसकी बाइंडिंग को रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। कैसे? अगर यदि हम रिएक्शन मिक्सचर में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर दें तो क्या होगा कि एंजाइम जो है
उसकी एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट बाइंडिंग जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक, जब बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी सबस्ट्रेट की बाइंड करने की, तो क्या होगा कि सबस्ट्रेट ही बाइंड करेगा, इनहिबिटर को बाइंड नहीं करने देगा, और जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखा जाएगा। सो इस बेसिस पे इसको ये भी बोला जाता है कि ये किस तरीके का प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। और जो लास्ट वीडियो में हमने 2 हाइपोथेसिस देखे थे, जिसमें हमने लॉक एंड की जो मॉडल था उसको देखा था, तो ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का जो प्रोसेस है, ये लॉक एंड की जो मॉडल है उसको फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि लॉक एंड की में हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर शेप होती है लॉक की एंड की, ठीक है, और उसी तरीके से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वहाँ पर भी एंजाइम की जो एक्टिव साइट की शेप है वो भी एक पर्टिकुलर शेप होगी, और उसी पर्टिकुलर शेप से रिलेटेड शेप होगी सबस्ट्रेट की। ये था फर्स्ट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लें। अगर यदि यहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर देख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन हो रही है जहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का इनहिबिटर मॉलिक्यूल नहीं है, सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट अपनी एक्टिव साइट पर बाइंड किया, बाइंड करने के बाद सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट बना, दैट मीन्स कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या हुआ कि ये एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है जो कि इसकी शेप का है, और इनहिबिटर भी इसी शेप का है। तो इनहिबिटर क्या करेगा, सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देगा, खुद बाइंड कर जाएगा, और फिर क्या होगा कि किसी भी तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं देखा जाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। इसके अगर यदि हम ग्राफ की बात करें, जैसा कि अभी हमने देखा था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का जो फैक्टर देखा था उसी से रिलेटेड है। 2 पैरामीटर होंगे, एक हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा, रिएक्शन वेलोसिटी या फिर एंजाइम एक्टिविटी। अब फर्स्ट तो जो नॉर्मल चल रहा है उसमें ये है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई इनहिबिटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ पर जितनी सबस्ट्रेट एंजाइम जो प्रेजेंट होंगे उनकी बाइंडिंग होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी, उसके बाद जब सारी की सारी एंजाइम सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हो जाएगी तो रिएक्शन क्या है, स्टैटिक हो जाएगी। सो जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उसको हम किस नाम से जानते हैं, वी मैक्स से। लेकिन क्या होगा कि जब हमने कोई भी इनहिबिटर मॉलिक्यूल डाल दिया, ठीक है, इनहिबिटर डालने पर क्या होगा, रिएक्शन तो होगी लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। रिएक्शन होगी, वी मैक्स हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी लेकिन प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है वहाँ पर वी मैक्स जो है वो तो सेम ही रहती है, चाहे सब इसमें इनहिबिटर मॉलिक्यूल हो या ना हो। लेकिन इनहिबिटर मॉलिक्यूल अगर होता है तो उससे Km क्या है, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो वेरी कर जाती है। तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में, दैट मीन्स कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग हो रही है, अगर यदि कोई इनहिबिटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया गया है तो Km जो है वो इंक्रीज हो जाता है, रिएक्शन रेट जो है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, जिसको हम Km इंक्रीज के नाम से जानते हैं। क्योंकि Km जो है अगर यदि ये लो होगा तो रिएक्शन वेलोसिटी जो है वो कैसी होगी, रिएक्शन वेलोसिटी हाई होगी, और हमें रिएक्शन की वेलोसिटी कैसी चाहिए, एक अच्छी रिएक्शन के लिए हाई ही चाहिए। तो Km जो है वो लो होगा अगर, तो रिएक्शन वेलोसिटी हाई होगी, जिसमें देख हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि रिएक्शन बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अगर यदि Km हाई हो जाता है तो वहाँ पर रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। दैट मीन्स कि कोई हिंड्रेंस करने वाला मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है। सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होता है उसमें क्या होता है कि वी मैक्स जो है वो तो सेम रहता है लेकिन Km जो है वो इंक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स कि रिएक्शन वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है।
ये था ग्राफ। अब इसके एग्जाम्पल की स्लाइड कुछ मे बी गड़बड़ हो गई है। अगर यदि हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में एक दो एग्जाम्पल आ जाता है, जिसमें आ जाता है फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज। ये हमारा सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज जो है ये क्या है, हमारा एंजाइम है। अब ये जो एंजाइम है इसका इनहिबिटर क्या होता है, मैलोनेट। ये क्या है, इसका इनहिबिटर है मैलोनेट। लेकिन इसका ये जो एंजाइम है सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज, इसका एक सबस्ट्रेट भी होता है जिसको हम सक्सिनेट के नाम से जानते हैं। सो सक्सिनेट क्या है, ये है इसका, इस पर्टिकुलर एंजाइम का सबस्ट्रेट। अगर यदि हमें ये रिएक्शन अच्छे से चलानी है और मैलोनेट जो इसका इनहिबिटर है इसको रोकना है तो क्या करेंगे, रिएक्शन मिक्सचर में हम सक्सिनेट जो इसका सबस्ट्रेट है इसकी कंसंट्रेशन को बहुत अच्छे खासे अमाउंट में बढ़ा देंगे, जिससे कि जो सक्सिनेट है वो अपने सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम से जाकर ही बाइंड करे। मैलोनेट जो सिमिलर होता है सक्सिनेट के, उसको चांस ही ना मिले सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज से बाइंड करने का। और जब इनहिबिटर बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा भाई, रिएक्शन तो अच्छी चलती ही रहेगी हमारी। उसके बाद एक और हमारा एग्जाम्पल आ जाता है, एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। ये क्या है, हमारा एंजाइम है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इसका अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें तो ये क्या है, इथाइल अल्कोहल इसका सबस्ट्रेट होता है। ये दोनों बाइंड करते हैं, बाइंड करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये जो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज है इसका एक इनहिबिटर मॉलिक्यूल भी होता है जिसको हम मिथाइल अल्कोहल के नाम से, मिथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अब ये जो मिथाइल अल्कोहल है ये बिल्कुल सिमिलर होता है इथाइल अल्कोहल के जैसे ही। तो क्या होगा, रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल ना बाइंड कर पाए, मिथाइल अल्कोहल बाइंड कर जाए तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो देखने को मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि रिएक्शन में अगर यदि हम इथाइल अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो पॉसिबिलिटी होगी कि जो इथाइल अल्कोहल है वही जाकर अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज से बाइंड करे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। सो ये कुछ 2 एग्जाम्पल्स थे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के। आई होप कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद आता है सेकंड, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नाम से हमें समझ में आ रहा है भाई किसी भी तरीके का सबस्ट्रेट और इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो है उसमें कंपटीशन नहीं होगा बाइंडिंग के लिए। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वहां पर बाइंड करने के लिए कोई भी कंपटीशन नहीं होगा सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो है उसमें। लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करता है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वहाँ पर बाइंड ना करके किसी अदर साइट पर बाइंड कर जाता है। जब अदर साइट पर बाइंड करता है तो उससे क्या होता है कि एंजाइम का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, डिस्टर्ब हो जाता है। और डिस्टर्ब होने की वजह से प्रोडक्ट का अल्टीमेटली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर मॉलिक्यूल बाइंड टू द साइट अदर देन द एक्टिव साइट। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो एंजाइम है जिसके पास अपनी एक्टिव साइट होती है ये क्या हो गई, ये हो गई इसकी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के लिए, यहाँ पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। लेकिन ये क्या है, ये है एक्टिव साइट से अदर साइट, यहाँ पर आकर क्या होगा,
इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, बाइंड करेगा। दोनों बाइंड कर जाते हैं, कोई कंपटीशन नहीं है भाई एक्टिव साइट पर बाइंड करने के लिए। लेकिन इनहिबिटर जब अदर साइट पर आकर बाइंड कर जाता है तो पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो चेंज हो जाता है। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट ब्लॉक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, ये जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है, ये इस साइट को ब्लॉक नहीं करता है, बाइंड करके ब्लॉक नहीं करता है, इसको कोई लेना देना नहीं है एक्टिव साइट्स पे बाइंड करने से, बट इट कॉजेज अदर चेंजेस इन द एंजाइम। लेकिन ये दूसरी साइट पर जब बाइंड करता है तो इसकी वजह से जो एंजाइम का, ये जो एंजाइम है इसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। चेंजेस होने की वजह से ये क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो उसको अच्छे खासे टाइम के लिए चला ही नहीं पाता, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं कर पाता है। सो इस तरीके से होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक एंजाइम है जिसकी एक्टिव साइट है जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, लेकिन उसके अलावा एक और साइट है जिस पर आकर इनहिबिटर मॉलिक्यूल बाइंड कर जाता है। अब दोनों ने बाइंड कर लिया यहाँ पर इस सब एंजाइम्स के पास में, तो क्या होगा, सबस्ट्रेट कैन बाइंड बट रिएक्शन इज ब्लॉक्ड। जब सबस्ट्रेट अपनी साइट पर जाकर बाइंड कर जाता है, इनहिबिटर अदर साइट पर बाइंड कर जाता है, तो क्या होता है, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो है वो ब्लॉक हो जाती है। और ब्लॉक कैसे होती है, एंजाइम का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वही डिस्टर्ब हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन। जैसा कि कॉम्पिटिटिव में देखा था रिवर्सिबल बोल रहे तो उसको क्यों, क्योंकि अगर यदि हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है उसको बढ़ा दें तो वहाँ पर क्या होगा कि एंजाइम को बाइंड करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। ठीक है, रिवर्सिबल हो जाएगा, प्रोसेस फेवर में आ जाएगा। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में इनहिबिटर जो मॉलिक्यूल है उसको कोई लेना देना ही नहीं है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट जो है वहाँ से। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ा भी दें अगर रिएक्शन मिक्सचर में, तब भी रिएक्शन जो है वो ब्लॉक ही रहेगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो इस बेसिस पे इसको बोला जाता है ये कैसा है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। इसमें अगर यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है जिसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के नाम से जानते हैं। ये हमारा एंजाइम है और ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो माइटोकॉन्ड्रिया में रन होती है उसका एक कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है इसका इनहिबिटर क्या होता है, साइनाइड। ये इसका इनहिबिटर है। ये क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये जो एंजाइम है ये क्या है, हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। इसका जो इनहिबिटर है यहाँ पर, ये इसका इनहिबिटर जाके इससे बाइंड कर गया। इसका अपना खुद का सबस्ट्रेट था, ये इस पे आके बाइंड कर गया। तो क्या हुआ भाई, इनहिबिटर को तो कोई कंपटीशन करना ही नहीं था सबस्ट्रेट से, जाके वो अपनी साइट पर आकर आराम से बाइंड कर गया, सबस्ट्रेट भी बाइंड कर गया। लेकिन रिएक्शन जो है वो हो ही नहीं रही, रिएक्शन ब्लॉक हो गई क्योंकि एंजाइम का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन था वही डिस्टर्ब हो गया और कोई किसी भी तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिला। इसीलिए इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का जो प्रोसेस है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर यदि हम इसके ग्राफ की बात करें तो एक तरफ हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पैरामीटर है, दूसरी तरफ रिएक्शन वेलोसिटी है। ठीक है, ब्लैक वाली लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है जब किसी भी तरीके का कोई भी इनहिबिटर मॉलिक्यूल नहीं है, मीन्स नॉर्मली रिएक्शन चल रही है। तो जितने भी उसमें वेलोसिटी जो मैक्सिमम मिल रही है, मीन्स सबस्ट्रेट एंजाइम की बाइंडिंग होगी, यहाँ पर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी और इसका ये हमें हाफ वी मैक्स मिल जाएगा जिसको हम KM से नाम से जानते हैं। लेकिन रिएक्शन मिक्सचर में जब इनहिबिटर मॉलिक्यूल आ गया, अब जब इनहिबिटर मॉलिक्यूल आ गया
तो क्या होगा कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा। जब प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा इस टाइप के प्रोसेस में, तो क्या होगा, जो रिएक्शन की वेलोसिटी है जिसको हम Vmax के नाम से जानते हैं वो भी नहीं बढ़ेगी। दैट मीन्स कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का जो प्रोसेस है वहाँ पर Vmax क्या है, वो हो जाती है डिक्रीज, एंड Km जो होता है वो कैसा रहता है, वो रहता है सेम एज इट इज। ठीक है, ये था हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का प्रोसेस। इसके बाद लास्ट प्रोसेस बचता है जिसको हम एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन के नाम से जानते हैं। अब इस वाले इनहिबिशन का जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम है उसकी अपनी एक्टिव साइट तो होती है, एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट होती है जिसको हम मॉड्यूलेटर साइट के नाम से जानते हैं। एक्टिव साइट जो है जिसको सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन देयर इज अदर साइट देन द एक्टिव साइट। ये जो टाइप का इनहिबिशन है इसमें एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट होती है जिसको मॉड्यूलेटर साइट बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर यदि ये जो मॉड्यूलेटर साइट है इस पर कोई मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल आकर बाइंड कर रहा है, दैट मीन्स कि कोई भी इनहिबिटर मॉलिक्यूल आकर बाइंड कर रहा है, तो क्या होगा, अगर यदि वो पॉजिटिव है तो रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। अगर यदि वो मॉड्यूलेटर नेगेटिव है तो रिएक्शन का रेट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगी। इसमें जो ग्राफ प्लॉट होता है वो एक स्टैटिक इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व नहीं मिलता हमें, इसमें जो ग्राफ मिलता है वो हमें सिग्मोइडल ग्राफ मिलता है। क्यों इस तरीके से सिग्मोइडल ग्राफ मिलता है, क्योंकि अगर यदि पॉजिटिव रेगुलेटर हुआ, मॉड्यूलेटर हुआ तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। अगर यदि वो नेगेटिव रेगुलेटर हुआ तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन जो है उसमें हमारे पास सिग्मोइडल कर्व मिलता है। बाकी जो दो इनहिबिशन प्रोसेस थे उसमें क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व मिलता है। ये इसी के साथ अब क्या होता है, हमारा पूरा एंजाइम जो बायोमॉलिक्यूल है वो हो जाता है फिनिश, ख़त्म, और चैप्टर भी हो जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा बच्चे इसमें परेशान भी रहते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो अगर यदि एक बार में समझ नहीं आता है तो रिपीट मोड पर वीडियोस देखें और शांत दिमाग से, शांत मन से अच्छे से पढ़ने बैठे, बहुत अच्छे से, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि ये जो है ये बायोमॉलिक्यूल जो चैप्टर है वो अपने आप में बायोलॉजी का बेस डेवलप करने वाला चैप्टर है। अगर यदि ये चैप्टर नहीं समझ में आता है तो ये मान लो कि आधी बायोलॉजी समझ में नहीं आएगी, आधा नीट का एग्ज़ाम जो है वो भी नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि इससे बहुत सारे, इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आधा कॉन्सेप्ट जो है वो केमिस्ट्री का भी इसमें अप्लाई होता है। तो इसलिए ना तो इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, ना ही ये सोच सकते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर अगर छोड़ दिया तो बेस डेवलप नहीं होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो कैसे भी करके, मर के, जी के, सो के, हंस के, गा के, नाच के, कैसे भी करके ये चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके लिए अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार रिपीट मोड पर वीडियोस देखें, समझने की कोशिश करें। उसके बाद भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे कि हेल्प हो, सामने वाले को पता चले कि अच्छा बच्चों को ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है या पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। और अगर यदि सब कुछ समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अच्छे से इसी तरीके से पढ़ाई करो, रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। इधर उधर जो डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं, डिस्टर्बिंग थिंग्स हैं, उनसे दूर रहें, अपना दिमाग जो है उसको शांत रखें, प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रखें, जिसमें तुम्हारा स्लीप
स्लीप टाइम आ जाता है, फूड जो इनटेक है अच्छा खाना खाएं, जंक फूड से दूर रहें और इस तरीके से अपनी अच्छी हेल्थ रखें। जब वो अच्छी हेल्थ रहेगी, अच्छा माइंड होगा तो प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चलेगी और नीट का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा। और वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड कोई भी स्पेशल चैप्टर, स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।